अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10वीं जमात का 8वां सबक दस्तरख़्वान। आज हम इसका मुतालिया करने वाले हैं। इसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा हैं। आइए सबसे पहले पहली बात देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि दस्तरख़्वान बिछाकर खाना खाने का तरीका बहुत कदीम है, यानी पुराने ज़माने से चला आ रहा है और हमारी तहज़ीब का हिस्सा भी। ये एक समाजी अमल है, क्योंकि इंसान एक समाजी जानवर है और इंसान समाज में रहता है और मुआशरत के आदाब से बखूबी वाकिफ़ है। इस अमल का वक्त इंसान के लिए अहम होता है। इस तरह खाना खाने में आपस में खुलूस, उनसियत, मोहब्बत और कुर्बत, आपस में भाईचारगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होती है। हम एक दूसरे की बातें ज़्यादा तवज्जो से सुन सकते हैं। दस्तरख़्वान बिछाकर खाने में एक फ़ायदा ये है कि अगर एक दो अफराद का इजाफ़ा भी हो जाए तो दस्तरख़्वान पर जगह निकल आती है। ज़ैल के इन शाइये में वज़ीर आगा ने खाना खाने के अमल और दस्तरख़्वान को तहज़ीबी पस मंज़र में रख कर अपने अनोखे मुनफरिद ख़यालात पेश किए हैं। बच्चों, इंशाइया क्या होता है ये आप 9वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। इंशाइया दरअसल उस मज़मून को कहते हैं जिसमें मुसन्निफ़ एक रब्त के साथ अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को बेतकल्लुफ़ी के साथ पेश करते हैं। आइए अब जान पहचान देखते हैं। वज़ीर आगा 8 मई 1922 ईस्वी को वज़ीर कोट में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में तंज़ व मज़ा निगारी के मौजू पर मकाला लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, यानी PhD की डिग्री हासिल की। माहनामा यानी जो रिसाला है अदबी दुनिया, उसमें वो मुआविन मुदीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के बाद उन्होंने अपना अदबी रिसाला माहनामा औराक जारी किया। वज़ीर आगा का शुमार सफ़े अव्वल के नाक़िदीन में होता है, यानी तनकीद निगारों में होता है। उन्होंने इंशाइये और मज़ामीन लिखे और शायरी भी की। उर्दू में इंशाइये को एक सिन्फ के तौर पर कायम करने वालों में उनका नाम सरे फहरिस्त है। ख्याल पारे, 12वां खिलाड़ी और चोरी से यारी तक उनके इंशाइयों के मजमूए हैं। उनके इंशाइयों का कुलियात पगडंडी के नाम से शाये हो चुका है। तंज़ो अदब में तंज़ो मज़ा, नज़्म जदीद की करवटें और आधी सदी के बाद शाम की मुंडेर से और इंशाइया के खत व खाल उनकी किताबें हैं, तसानीफ़ हैं। आइए सबक शुरू करते हैं। आप भी अपनी दरसी किताब का ये जो पहला सफ़ा है, ये सबक का जो पहला सफ़ा है उसे सामने रखिए और एक पेंसिल भी साथ ले लीजिए और उसके अल्फाज मानी लिखते जाइए। एक ज़माना था लोग फर्श पर दस्तरख़्वान बिछाते, आलती पालती मार कर बैठते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खाना खाते। फिर जो ज़माना बदला तो उनके नीचे कुर्सियां और सामने मेज़ बिछ गई। यहाँ मुसन्निफ़ ने जो कदीम ज़माने से दस्तरख़्वान बिछाकर ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की जो रिवायत है उसको, और आज के नए ज़माने की जो रिवायत है कुर्सी टेबल पर जो खाना परोसा जाता है, तो उसको यहाँ पर पेश किया है। जिस पर जब कुर्सियाँ और मेज़ और कुर्सियाँ बिछा दी जाती और जिस पर खाना चुन दिया जाता, यानी वहाँ पर सजा दिया जाता। पहले वो सर जोड़ कर खाते थे, अब सरों के दरमियान फासला नमूदार होगा, यानी ज़ाहिर हुआ, क्योंकि कुर्सी टेबल में एक फ़ासला होता है और इस तहज़ीब से इंसानों के दरमियान भी फ़ासला कायम हो गया। क्योंकि दस्तरख़्वान बिछाकर जब इंसान खाना खाता था तो एक दूसरे से बातचीत और कुर्बत की वजह से एक अपनाहियत का एहसास होता था। और पहले दस्तरख़्वान पर इंसान रूबरू बैठा करता था, अब वो मदे मुकाबिल, यानी कि ऐसा लगता है जैसे हरीफ की तरह सामने बैठा हुआ नज़र आने लगा। मगर ज़माना कभी एक हालत में क़याम नहीं करता। बच्चों, आपने सुना होगा कि है सबात तगय्युर को ज़माने में, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, यानी वक्त के साथ हर चीज़ में तब्दीली होती रहती है।
चुनांचे अब की बार जो ज़माने ने करवट बदली तो सबसे पहले प्लेट को हथेली पर सजाकर और सरोकद यानी सीधे खड़े होकर खाना ताम से हम कलाम होने की रिवायत हुई। यानी कि लोग खाना हथेलियों पर हाथों में प्लेटें रिकाबियाँ लेकर टहलते टहलते खाने लगे, बातचीत करने लगे। फिर टहल टहल कर इस पर तबा आजमाई होने लगी, यानी कि ये तरीका अपनाया जाने लगा। इंसान और जंगल की मखलूक में जो एक वाज़े यानी साफ फ़र्क पैदा हो गया था, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि जो गैर महज़्ज़ब तबका होता है जो जंगलों में रहता है, जो कबायली अफराद होते हैं उनके, और शहरों में रहने वाले महज़्ज़ब जो इंसान हैं, तो उनमें जो फ़र्क है कि दस्तरख़्वान बिछाकर खाना खाने के आदाब के साथ खाना खाना, तो वो जो फ़र्क कायम हो चुका था, अब ऐसा लगता है कि इंसान एक जगह बैठकर खाना खाने लगा था, जबकि जंगली जो मखलूक है तो वो चरागाहों में चरती फिरती थी और परिंदे दाने दुनके की तलाश में पूरे खेत को तख्ते मश्क को बनाते थे। यानी कि कभी एक पौधे से दूसरे पौधे पर, एक पेड़ से एक शाख से दूसरे शाख पर जाकर वो खाना खाते थे, गश्त करते हुए। तो आज यहाँ पर शायर ने एक गहरा तंज किया है और बताया है कि किस तरह इंसान पहले तहजीब महज़्ज़ब हुआ और फिर दोबारा वो उसी जानवरों और परिंदों के जो खाना खाने का जो तरीका है, तो उसी तरीके को उसने अपना लिया और वो कहता है कि आज हम बड़े महज़्ज़ब हो गए और हमारी तहजीब का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। यहाँ पर शायर ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुद्दतों के बिछड़े हुए सीना चाकान चमन एक बार फिर अपने अजीज़ों से आ मिले। ये जो सत्र हमने पढ़ी, ये जो लाइन पढ़ी है, तो इसमें शायर ने आज की जो नए ज़माने का जो नया ढंग है खाना खाने का, खड़े होकर टहल टहल कर हाथ में रिकाबी लेकर, इस पर गहरा तंज किया है कि पिछले ज़माने में इस तरह से या अभी भी जो परिंदे और जानवर हैं उनका जो तरीका है खाना खाने का, तो इंसान भी ऐसा लगता है कि उसी तरीके को अपना रहा है और इंसान और हैवान में जो फ़र्क था वो मिटता जा रहा है। इसीलिए शायर ने कहा है कि जिस तरह से सीना चाकान चमन, यानी कि जैसे कोई बिछड़े हुए जो लोग हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए हों। अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या हमारी तहजीब का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो मैं कहूँगा कि बेशक ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने फ़र्श पर चौकड़ी मारकर बैठने की रिवायत तर्क करके, यानी उसको छोड़कर खड़े होकर और फिर चलकर खाना खाने के वतीरे को यानी कि तरीके को अपना लिया है, जो कि चरने और दाना दुनका चुगने ही का एक नया रूप है, नया अंदाज है, जैसा परिंदे और जानवर करते हैं। इसलिए मुसन्निफ़ कहते हैं कि आज का इंसान बिल्कुल मुहज़्ज़ब नहीं है। वो ऐसा लगता है कि वो दोबारा उसी कबायली तर्ज़ ज़िंदगी की जानिब वापस चला गया है। किसी भी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का मंज़र देखना मकसूद हो, यानी कि आप अगर देखना चाहते हैं तो ये ना देखिए कि उसके कब्ज़े कुदरत में कितने बड़े बड़े इलाके हैं, सल्तनतें हैं और ख़जाने हैं, या आए और चले गए। फ़कत सिर्फ ये देखिए कि उसने ताम और शिरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया। यानी कि अगर दावत का मौका है तो वहाँ पर किस तरह लोगों ने खाना खाया और जो मेज़बान है उसने दावत में शरीक लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया। एक नया पैराग्राफ, एक नया वाक़या। बचपन की बात है, हमारे गांव में हर साल कपड़ा बेचने वाले पठानों की एक टोली वारिद होती थी, यानी आती थी, नमूदार होती थी। ये लोग यानी वो जो कपड़ा बेचने वाले पठान हैं, तो ये लोग सारा दिन गांव-गांव फिरकर कपड़ा बेचने के बाद शाम को मस्जिद के हुजरे में जमा होते, यानी मस्जिद का जो एक कमरा था, जो घर था, वहाँ जमा होते और फिर वो ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर दायरे के अंदाज में बैठ जाते, हल्का बनाकर बैठ जाते और दरमियान में शोरबे यानी सालन से भरी हुई जो परात है वो बहरुल काहिल का मंजर दिखाती। बच्चों, सबसे बड़ा जो समुंदर है बहरुल काहिल,
तो उसको यहाँ पर परात में जो सालन है तो उसको बहरुल काहिल से तशबीह दी गई है, जिसमें गोश्त की बोटियाँ नन्हे मुन्ने जजीरों की तरह उभरी हुई मालूम दिखाई देती। तो बच्चों, यहाँ पर बहरुल काहिल में जिस तरह मुख्तलिफ बहुत सारे जज़ायर हैं, तो यहाँ पर गोश्त की बोटियाँ जो हैं उसको उसी तरह चारों तरफ से पानी से घिरे हुए खुश्की के इलाके के मानिंद बताया गया है। तो वो जो पठानों की जो लोग थे, वो इन बोटियों को एहतियात से निकाल कर एक जगह ढेर कर देते, जमा कर देते और शोरबे में रोटियों के टुकड़े भिगो कर उनका मलीदा सा बनाने लगते। जब मलीदा तैयार हो जाता तो शिरकाए ताम पूरी ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ आपस में बोटियां तकसीम करते ताकि किसी को ज़्यादा किसी को कम ना मिले, और फिर अल्लाह का पाक नाम लेकर खाने का आगाज़ कर देते। वो खाना रुक रुक कर, ठहर ठहर कर खाते, मगर बगैर रुके और बेतकान बोलते। यानी कि खाना खाने के दरमियान वो दिन भर में अलग अलग इलाकों में जो कपड़ा फ़रोख्त तो करते, तो उनके साथ जो खुशगवार और ना खुशगवार वाक़यात होते, तो खाना भी खाते जाते और उन वाक़यात को अपने साथियों के साथ बताते भी जाते। मुझे उनके खाना खाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता था। मैं उन्हें देखता और खुश होता, वो भी मुझे देखकर खुश होते, और बिरादराना मोहब्बत, यानी कि जैसे कि बड़े भाइयों की छोटे भाई के तहत जो मोहब्बत होती है, तो बिरादराना मोहब्बत में लुथड़ा हुआ, यानी कि मोहब्बत से आमेज़ मिला हुआ एक आध लुकमा, यानी एक आदमी वाला मेरी तरफ भी बढ़ा देते। उनमें से जब एक शख्स लुकमा मुरत्तब कर लेता, यानी कि तरतीब दे लेता, तो पहले अपने करीबी साथियों को पेश करता और उधर से जज़ाक अल्लाह, यानी अल्लाह इसका बेहतरीन अजर दे के अल्फाज वसूल करने के बाद अपने मुंह में डालता। मोहब्बत और भाईचारे का ऐसा लाजवाल मंजर मुसन्निफ कहते हैं कि आँखों के सामने उभरता कि मैं हैरत ज़दा होकर उन्हें बस देखता ही चला जाता, और तब मैं दस्तरखान पर खाना खाने के इस अमल का, और मुसन्निफ कहते हैं कि पठानों की जो टोली थी उनके खाना खाने का अमल, और वो कहते हैं कि मैं अपने घर वालों के तर्ज अमल जो तरीका था खाना खाने का, उनसे उसका मुआजना करता, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती, क्योंकि हमारे घर में सुबह और शाम हांडी तकसीम करने वाली बड़ी खाला के गिर्द बच्चों का एक हुजूम जमा हो जाता। मुझे याद है कि जब बड़ी खाला खाना तकसीम कर रही होती, तो हमारी लालची आंखें हांडी में डोई के गोते लगाने, यानी कि जो सालन निकालने का जो चमचा होता है, तो उसके डूबने और फिर वहाँ से बरामद होकर हमारे किसी संगी साथी की रिकाबी में उतरने के अमल को हमेशा शक की नज़रों से देखती। यानी कि बच्चे जो वहाँ जमा थे, तो वो देखते कि बड़ी खाला जब जो चमचा है वो सालन के भगोने में जब वो डुबो कर निकालती, तो उसमें से क्या बाहर आया। अगर किसी के रिकाबी में निस्बतन बड़ी बोटी चली जाती, तो बस क़यामत ही आ जाती। ऐसी सूरत में खाला की गरजदार आवाज़ की परवाह ना करते हुए हम जिसकी रिकाबी में बड़ी बोटी चली जाती, तो उस बड़ी बोटी वाले की तुक्का बोटी करने पर मजबूर हो जाते, यानी कि बच्चे उससे झगड़ा करने लगते और छीना झपटी की इस रिवायत का एक नन्हा सा मंजर दिखाते, जो नए ज़माने के तहत अब आम होने लगी है। यानी अब जो लोग अपने हाथों से खाना लेकर अपनी प्लेटों में सजाकर टहल टहल कर खा रहे हैं, तो उसमें हर एक को जल्दी होती है कि कब मैं फुर्सत पा लूँ और फ़ौरन मेरा नंबर आ जाए और मैं किस तरह से तमाम किस्म के खाने अपनी प्लेट में सजा लूँ। अब अगला जो पैराग्राफ है उसमें मुसन्निफ बड़ा एक दिलचस्प वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि उस ज़माने में कभी कभार एक अंग्रेज़ अफसर भी वालिद साहब से घोड़े खरीदने आ जाता। वालिद साहब उसके लिए मेज़ कुर्सी लगवाते और अंग्रेज़ी खाना तैयार करवाते और फिर घंटों उसके साथ बैठकर खाना खाते। हमें उससे बहुत डर लगता था।
इसलिए हम अक्सर खिड़की की जाली के साथ चेहरा लगाकर उस अंग्रेज अफसर को खाना खाते हुए देखते और हैरान होते कि साहब बहादुर खाना खा रहा है या ऑपरेशन कर रहा है। वो अपनी प्लेट में, यानी वो अंग्रेज अफसर अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता और फिर छुरियों और कांटों से उसके परखचे उड़ाता रहता, यानी उसके टुकड़े टुकड़े करता रहता। यूं लगता जैसे वो मैदान जंग में खड़ा है, आलू उसका दुश्मन है जिसे वो अपने हथियार, असलहे यानी हथियार की मदद से जेर करने में, यानी शिकस्त देने में, काबू करने में मसरूफ है। वो जो खाने के मामले में रवादारी, एक दूसरे का ख्याल और मुफाहिमत, समझबूझ और लुत्फ़अंदोज़ी का रवैया होता है, तो उस अंग्रेज़ अफसर में मुसन्निफ़ को कतई नज़र ना आया। अब अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं कि सच्ची बात तो ये है कि दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाने की रिवायत हमारा बहुत प्यारा अजीज़ तरीन सकाफ़ती विरसा था जो हमें हमारे बुज़ुर्गों से मिला था। अब ये रिवायत पहले तो कहीं नज़र नहीं आती और कहीं नज़र आ जाए तो मारे शर्मिंदगी के फिलफूर यानी फ़ौरन उसी वक्त तो सिमट जाती है, क्योंकि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि नीचे, हम आज के ज़माने के लोग ये महसूस करते हैं कि हम ज़मीन पर बैठकर खाएं, कुर्सी टेबल पर बैठकर खाना अपनी शान समझते हैं। हालांकि इसमें शर्मिंदा होने की कतई कोई बात नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा, मुसन्निफ़ कहते हैं कि दस्तरख्वान पर बैठना एक तहजीबी इक़दाम है, यानी कि दस्तरख्वान पर बैठकर खाना तो हमारा मजहबी, तहजीबी एक बेहतरीन उम्दा अमल है। और जबकि खड़े होकर खाना खाना एक नीम वहशी यानी कि आधा जंगली नीम वहशी अमल है। मसलन यही देखिए कि जब आप दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो दाएं बाएं या आमने सामने बैठे हुए शख्स से आपके बिरादराना मरासिम फिलफूर इस्तवार हो जाते हैं। यानी कि आप अगर दस्तरख्वान पर बैठें और आपकी जोड़ी में आपके साथ जो शख्स खाना खा रहा है तो फ़ौरन उससे आपकी जान पहचान हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं, साथ में खाना खाते हैं और आप महसूस करते हैं कि जैसे चंद सातों में, यानी चंद लम्हों के लिए आप दोनों एक दूसरे की खुशियों में, गमों में और यहाँ तक के बोटियों में भी शरीक हो गए हैं। चुनांचा जब आपके सामने बैठा हुआ आपका करम फरमा, यानी कि आपके साथ जो खाना खा रहा है, दरिया दिली और मुरव्वत का मुजाहरा करते हुए, यानी आपके साथ जो खाना खा रहा है, तो वो अपनी प्लेट का शामी कबाब आपकी रिकाबी में रख देता है, तो जवाब आ गज़ल यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ के तौर पर आप भी अपनी प्लेट से मुर्गों की टांग निकालकर उसे पेश कर देते हैं। यानी किस तरह इंसान एक दूसरे की मदद कर रहा है। इसके बाद खाना खाने के दौरान लेन देन की वो खुशगवार फ़ज़ा अज खुद यानी कि खुद से कायम हो जाती है, जो हमारी हज़ारों बरस की तहजीब का मज़हर है यानी ज़ाहिर करती है। एक लहजा के लिए, एक लम्हे के लिए भी ये खतरा महसूस नहीं होता कि सामने बैठा हुआ शख्स आपका मदे मुकाबिल है, यानी आपका हरीफ है, यानी कि आपका उससे कोई मुकाबला है। और अगर आपकी ज़रा भी आंख झपकी तो वो आपकी प्लेट पर हाथ साफ कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता जब दस्तरख्वान पर बैठकर खाते हैं। तो दस्तरख्वान की ये खूबी है कि उस पर बैठते ही एक भरोसा, एक एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो जाती है, एक माहौल हो जाता है कि मेरे साथ जो खाना खा रहा है वो मेरा अपना है। एक अपनाइयत का जज्बा पैदा हो जाता है और आपको अपना शरीके ताम, यानी कि जो आपके साथ खाना खा रहा है, हद दर्जा बहुत ज़्यादा शरीफ दिखाई देने लगता है। और दूसरी तरफ किसी भी बूफे ज़ियाफ़त का तसव्वुर कीजिए। बच्चों, बूफे ज़ियाफ़त यानी कि जो आजकल का जो खाने का तरीका है, यानी कि लोग अपनी प्लेटें अपने हाथों में सजाए हुए और अपने हाथ से जो खाना खुद ही लेकर टहल कर जो खड़े होकर खाना खाते हैं, उसे बूफे ज़ियाफ़त कहा जाता है। तो उसका अगर आप तसव्वुर करें तो आपको
नफसा नफसी और छीना झपटी की फ़ज़ा का एहसास होगा, क्योंकि लोग कतारों में इस तरह आगे बढ़ते हैं कि कैसे मैं पहले खाना ले लूं और मेरा खाना मुकम्मल हो जाए और मैं चलता बनूं। और उस वक्त तो हर इंसान की ये कोशिश होती है कि कैसे मेरा नंबर आ जाए, कैसे मैं अपनी प्लेट में तमाम किस्मों के खाने हासिल कर लूं। तो उस वक्त तो यहाँ मुसन्निफ ने डार्विन का जहद लिल बका का नज़रिया बिल्कुल सच्चा और बरहक नज़र आएगा, बिल्कुल सही साबित होता है। वो नज़रिया क्या है कि खुद को यहाँ पर खुद के लिए जिद्दोजहद करना, खुद को महफूज रखने के लिए जिद्दोजहद करना। दस्तरख्वान की अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ कहते हैं कि दस्तरख्वान की एक और खूबी उसकी खुद किफ़ालत है, यानी कि वो अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करता है। जब आप दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो इस यकीन के साथ कि आपकी जुमला यानी तमाम ज़रूरियात को बगैर मांगे बेतलब पूरा कर दिया गया है। चुनांचे आप देखते हैं कि सामने दस्तरख्वान पर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, हत्ता के अचार, चटनी और पानी के अलावा खलाल तक मुहैया कर दिए गए हैं। दस्तरख्वान पर बैठने के बाद अगर आप किसी को मदद के लिए बुलाने पर मजबूर हों तो इसका मतलब ये है कि जिसने दावत दी है, जो मेज़बान है, तो मेज़बान ने हक़े मेज़बानी अदा नहीं किया, या मेहमान ने अपने मनसब को नहीं पहचाना कि हम मेहमान बनकर गए हैं, वो मसरूफ़ है, या जितनी चीज़ों का वो इंतज़ाम कर सका हमें उसी पर किनात करना चाहिए। तो यहाँ पर मेहमान का जो मनसब है उससे ये मतलब यहाँ ताबीर किया गया है। अगला जो पैराग्राफ है बच्चों कि दस्तरख्वान की खूबी ये है कि वो ज़मीन के सीने से चिमटा रहता है, ताकि वो बराह रास्त ज़मीन से यानी सीधे डायरेक्ट ज़मीन से उसकी जो पुरअसरार है, जो कि राजों से भरी हुई और जो पुरअसरार कुव्वत कशीद कर सके यानी हासिल कर सके, जो मक़नातीसी कुव्वत होती है ज़मीन में, इसी तरह इंसानों में भी एक अनोखा एहसास, एक रिश्ता कायम हो जाता है। इसी बात को मुसन्निफ ने यहाँ पेश किया है कि जब आप दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत 1000 गुना बढ़ जाती है, जबकि मेज़ कुर्सी पर या चल फिर कर खाना खाएं तो साफ महसूस होता है कि इस खाने में वो बरकी रौ मौजूद नहीं, वो ताल्लुक़ मौजूद नहीं जो ज़मीन की शरियानों से दस्तरख्वान की कौसों यानी गोशों और फिर वहाँ से इंसान की रगों में बगैर किसी रुकावट के पहुँचती है। अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ कहते हैं कि दस्तरख्वान आपको ज़मीन के लम्स यानी जो छूने का जो एहसास है तो लम्स ही से आशना नहीं करता, बल्कि उंगलियों के लम्स से भी मुतारुफ करवाता है। क्योंकि आपने भी महसूस किया होगा कि जो चमचे और छुरी कांटे से खाने में वो मज़ा, वो लुत्फ़ नहीं जो इंसान अपने तहज़ीबी और बुज़ुर्गों के जो और हमारे मज़हबी जो तरीका है हाथ से जो खाना खाता है तो उसका अलग ही एक लुत्फ़ है। छुरी कांटे या चमचे से खाना खाने में वो लुत्फ़ कहाँ जो हाथ से खाने में है। इसमें दोहरा यानी दोगुना लुत्फ़ है। एक तो उस चीज़ का लुत्फ़ जो खाई जा रही है, दूसरे उंगलियों का लम्स। दस्तरख्वान ही पर आपको पहली बार इस बात का एहसास होता है कि हर खाने वाले की ज़बान, तालू, दांत और होंठ खाना खाने के दौरान मिलजुल कर एक मखसूस यानी एक ख़ास आवाज़ निकालते हैं, जो ना सिर्फ दूसरी आवाज़ों से मुख्तलिफ होती है बल्कि जिसमें खाना खाने वाले की सारी शख्सियत समाई होती है। किसी शख्स के अस्ल किरदार से अगर आपको आशना होना है, वाकिफ़ होना है, तो खाना खाने के दौरान उसके मुंह से निकलने वाली, बरामद होने वाली जो आवाज़ें हैं उस पर आप ज़रा सा तवज्जो दें। कान धरना एक मुहावरा है यानी तवज्जो देना, क्योंकि हर शख्स के अंदर की सारी शराफत और खबासत यानी अच्छाई और बुराई उसके खाना खाने की आवाज़ ही में मिज़मिर होती है यानी छुपी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े लोग बच्चों को जब खाना खाने का जो तौर तरीका वक्तन फ़वक्तन सिखाते रहते हैं, तो बच्चे अगर किसी जैसे अगर चाय पी रहे हैं और आवाज़ निकाल रहे हैं, खाना खा रहे हैं और चप चप आवाज़ निकाल रहे, बड़े उनको मना करते हैं।
तो यही बात मुसन्निफ ने यहाँ पर कही है। अब जो आखिरी दो सतूर हैं सबक की, कि सच्ची बात तो ये है कि दस्तरख्वान पर पूरी दिलजमई यानी कि पूरी तवज्जो से बैठकर खाना खाने और खड़े होकर यानी बूफे ज़ियाफ़त में इंतहाई सरासीमगी के आलम में यानी कि शर्मिंदगी के खौफ हिरास के आलम में खाना खाना जो है वो जहर मार करने में वही फ़र्क है। जहर मार करना बच्चों ये भी एक मुहावरा है, यानी कि ना चाहते हुए भी खाना, जो मोहब्बत और हवस में है और जो खुशबू और बदबू में है, सुबह की चहलकदमी और 100 गज की दौड़ में है। तो इस तरह बच्चों इस सबक का हमने बुलंद ख्वानी की, उसको समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको सबक ज़रूर समझ में आया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबक की जो मश्की सरगर्मियां हैं, जो सवाल और जवाब हैं, तो उसको यके बाद दिगरे देखते हैं। अजीज़ तलबा, मश्क में अगर आप देखें तो यहाँ पहली जो हिदायत दी गई है कि सबक का बगौर मुतालिया कीजिए और सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। उसमें पहला आप अगर देखें तो दिया गया है कि खाना खाने के तरीक़ों में ज़ैल की तब्दीलियों को तरतीबवार लिखिए। अब वहाँ पर जो ज़माने के साथ खाना खाने के अमल में जो तब्दीलियाँ आई वाक़ हुई हैं वो दी हुई हैं, तो उसमें से इसका जो जवाब आएगा तो वो अगर आप देखें तो यहाँ स्क्रीन पर भी दिया गया है। उसका जो सही जवाब है सबसे पहले है आलती पालती मारकर खाना, इस तरह से मुसलसल तरतीब से दिया गया है। अब इसके बाद जो दूसरा यहाँ सवाल है कि दस्तरख्वान पर बैठते ही होने वाले पहले फ़ायदे को अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए, तो वो भी यहाँ दिया गया है किस तरह एतमाद की फ़िज़ा खुशगवार जो कायम हो बहाल हो जाती है। अब तीसरा जो यहाँ दिया गया है कि तहजीबी गिराफ के ऊपर जाने से मुसन्निफ़ के इख्तिलाफ़ का सबब लिखिए, तो वो भी देखिए आप स्क्रीन पर यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है, बताया गया है कि किस तरह आज का इंसान समझ रहा है कि उसका खाना खाने का जो तरीका है उससे गिराफ ऊपर गए, लेकिन मुसन्निफ़ इससे इख्तिलाफ़ करते हैं। अब जो चौथा सवाल दिया गया है बच्चों कि बहरुल काहिल और नन्हे मुन्ने जजीरों के मुरादी मानी, यानी मुसन्निफ़ ने सबक में किन बातों को इससे तशबीह दी है और उसके जो असल मानी की बजाय यहाँ पर जो मानी इख्तियार किए गए हैं यानी मुरादी मानी, तो वो भी यहाँ पर जवाब देखिए आप स्क्रीन पर और इसको अपनी व्याजों में ज़रूर नोट कीजिए। और अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि मुसन्निफ़ कि यहाँ पर पठानों के खाना खाने के तरीके में इस्लामी रिवायात तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबरात की सूरत में वो तमाम रिवायात को बताया गया है। अगला सवाल है कि मुसन्निफ़ को पठानों के खाना खाने का अंदाज़ पसंद आने की वजह तहरीर कीजिए। तो ये जवाब इससे पहले वाले जवाब से ही हासिल है, मिलता जुलता है, वो भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अजीज़ तलबा, जो सातवां सवाल है कि बड़ी खाला के खाना तकसीम करते वक्त तो पेश आने वाला वाक़या कलमबंद कीजिए, वो भी यहाँ बताया गया है किस तरह बच्चे एक दूसरे की जो रिकाबियाँ हैं उसको मशकूक नज़रों से देखते थे। और जो आठवां सवाल है कि खाना खाने के तहजीबी अमल और नीम वहशी अमल के फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ बताया गया है कि दस्तरखान पर बैठकर खाना जो तहजीबी अमल है और खड़े होकर खाना नीम वहशी अमल है। और नौवां सवाल अब हम लोग देखते हैं कि दस्तरखान पर बैठकर खाना हमारी हज़ारों बरस की तहजीब का मज़हर है। तो इसका जवाब भी आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है टाइप करके, इससे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अब बच्चों जो 10वां है कि सबक में ज़िक्र किए गए जिस्मानी आज़ा के नाम तलाश करके लिखिए। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर उंगलियां हैं, ज़बान है, तालू है, दांत है, होंठ है, इस तरह दिया गया है। और 11वां सबक उसमें एक जुमला दिया गया है कि साहब बहादुर खाना खा रहा है या ऑपरेशन कर रहा है। तो इस जुमले को सबक के हवाले से आपको वाज़े करना है, तो वो भी यहाँ पर वाज़े करके बताया गया है कि किस तरह छुरी कांटे और अमल जर्राही के आलात एक यकसां होते हैं। अब बच्चों यहाँ जो अगला जो सवाल है कि ज़ैल के जुमलों के मुताबिक सही मुतबादिल चुनना है, तो वो भी अगर आप देखें तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए आप कि दस्तर अलिफ जो है कि दस्तरखान पर बैठते ही,
तो उसका जवाब भी यहाँ अलिफ में दिया गया है कि एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो जाती है। फिर बे में दिया गया है कि अंग्रेज़ी खाने के तरीके में, तो वो अगर हम देखें तो जंग व जदाल का रवैया होता है। उसके बाद किसी शख्स के अस्ल किरदार से अगर हमें वाकिफ़ होना है तो दफ्तर उसके यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ों पर कान धरें। और जो वहाँ पर अगला जो दाल है, दस्तरखान पर बैठने के बाद मददगार को बुलाने का मतलब क्या हुआ कि मेज़बान ने मेज़बानी का हक अदा नहीं कर सका, इस तरह दिया गया है। और ये अगला जो सवाल है तो ये आपको सवाल नंबर 4 के बे की जो चौथी सरगर्मी है अबजदी या लघवी तरतीब, तो उसमें उसकी बेहतरीन मिसाल है कि यहाँ पर आप देखें अगर 4 अल्फाज दिए गए हैं और उसको हरूफ तहजी की तरतीब से लिखना है तो यहाँ जवाब में हरूफ तहजी की तरतीब से बताया गया है। अब बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो सवाल नंबर 4 के बे की जो बे में अगर आप देखें तो सवाल नंबर 4 के अलिफ की पहली सरगर्मी जो रहेगी जुमलों की अक़साम पहचानिए, तो मुफ़रद, मुरक्कब और मखलूत जुमलों की शनाख्त तो करके लिखना है। यहाँ आप देखें तो 4 जुमले दिए गए हैं और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह कौन सा जुमला, जैसे पहला दस्तरखान की एक और खूबी मुफ़रद है, उसके बाद ये बचपन की बात है, ये भी मुफ़रद है, और उसके बाद जो जीम दिया गया है कि एक लहजे के लिए भी ये ख़तरा महसूस नहीं होता, तो ये मखलूत जुमला है क्योंकि इसमें पहला ताबे फ़िक्रा है और दूसरा मुकम्मल फ़िक्रा है। जब तक हम दूसरा क्या महसूस नहीं होता, तो दूसरा फ़िक्रा जब तक हम ना पढ़ें कि आपके सामने बैठा शख्स आपका मदे मुकाबिल है, अब जुमले का मानी समझ में आया, यानी पहला ताबे फ़िक्रा था, दूसरा मुकम्मल फ़िक्रा, इसलिए ये मखलूत है। और जो दाल है कि वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता है, ये एक मुफ़रद मुकम्मल जुमला। अब इसको और से जोड़ दिया गया है और बताया गया कि फिर छुरियों और कांटों से घंटों उसके परखचे उड़ाता है, ये भी एक मुफ़रद मुकम्मल जुमला। जब 2 मुफ़रद जुमले और से जोड़ दिए जाएं तो यहाँ पर ये मुरक्कब जुमला है। अब बच्चों अगला जो यहाँ पर दिया गया है कि ज़ैल से गैर मुतालिक लफ्ज़ लिखिए, ये भी जवाबात यहाँ स्क्रीन पर आप देखें तो दोनों दिए गए हैं कि कौन सा लफ्ज़ गैर मुतालिक है। और अब इसके बाद सबक से ऐसे 2 जुमले तलाश करके लिखना था जिसमें मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो आप आखिरी पैराग्राफ में अगर किताब के सबक के देखें तो वहाँ दिया गया है, वो 2 जुमले यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद एक सबक में रुक रुक कर ठहर ठहर कर फ़िक्रे आए हैं, तो इस तरह के मज़ीद 2 फ़िक्रे आपको बनाना था, तो जैसे यहाँ स्क्रीन पर है कि जाग जाग कर और चीख चीख कर, आप इस तरह मज़ीद तैयार कर सकते हैं अपने जहन से। और बच्चों अब अगला जो सवाल है तो ये सवाल बड़ा अहम है क्योंकि इसमें आपकी जो ज़ाती राय का 3 नंबरात वाला किसी भी जो दरसी इक़्तिबास है उसकी जो तीसरी सरगर्मी आपके बोर्डों के पर्चे में रहेगी, तो उसमें ज़ाती राय का जो सवाल है उसमें आप अपनी उस सवाल से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और इत्तेफाक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर इख्तिलाफ और इत्तेफाक, यानी रोटी बैंक को ज़रूरत है वक्तों की, तो इस पर ये आप इससे इत्तेफाक करते हैं इख्तिलाफ, तो दोनों जवाबात यहाँ स्क्रीन पर आपको बताए गए हैं। और बच्चों ज़ाती राय में आप अगर आपको लगता है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं करते तो आप मनफी अपनी राय भी लिख सकते हैं, आपको मास नंबरात पूरे मिलने वाले हैं क्योंकि ज़ाती राय का मतलब ही इसीलिए इज़हार ख्याल के लिए ही ये सवाल को शामिल किया गया है। अब इसके बाद बच्चों नंबरात की तरतीब वाला सवाल है, वो भी यहाँ स्क्रीन पर जवाबात उसके बताए गए हैं। और अब अगर हम आगे देखें तो इजाफ़ी मुतालिया किताब में अगर इस सबक के आखिर में आप देखें तो बड़ा ही अच्छा एक इक़्तिबास दिया गया है कि दस्तरखान पर खाना खाने के फ़ायदे और खड़े होकर खाने पीने के नुकसानात, तो ये इक़्तिबास भी आप ज़रूर पढ़ें और इसको ज़हन नशीन करें। तो इस तरह बच्चों आज हमने इस सबक का मुकम्मल मुतालिया किया और मश्क़ों के सवाल और जवाब देखे। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले किसी सबक या नज़्मों के साथ होगी। खुदा हाफिज़।